अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज क्लास 9 के यूनिट 4 यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, वेक्टर से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, कपल टॉर्क से रिलेटेड। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और ईच आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। रिजल्टेंट फाइंड करना है। आसान न्यूमेरिकल्स में से एक है। डेटा बनाते हैं सबसे पहले। तो हमें गिवन है लाइक पैरेलल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स तो बराबर होते हैं। सो लाइक पैरेलल फोर्सेस, एक को F1 कर देते हैं, एक को जो है वो कर देते हैं F2। दोनों बराबर हैं, F1 बराबर है F2 के और दोनों की दोनों बराबर हैं 50 न्यूटन के। और हमें मालूम करना है इनका रिजल्टेंट। हमें मालूम करनी है रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स को शो कर देंगे F से। ठीक है जी। तो जैसे कि हम जानते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है हमें। लाइक पैरेलल फोर्सेस को सीधा सीधा ऐड किया जाता है, यानी कि अगर रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, F1 प्लस F2। अगर लाइक है, लाइक का मतलब सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक लग रही है F1, ठीक है, और दूसरी लग रही है F2। मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है, तो सीधा सीधा ऐड किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 15, टोटल हो जाएगा 30 न्यूटन। इसका मतलब इस केस में जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, वो बराबर है 30 न्यूटन के। 1 का सी पार्ट, 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। इस मरतबा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्स की क्या खास बात है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है यहाँ से, लेट से F1, और एक फोर्स लग रही है यहीं से, और वो बराबर हो F2 के, और दोनों के दोनों ना 10 न्यूटन के बराबर हैं। ये भी 10 न्यूटन के बराबर है और ये भी बराबर है 10 न्यूटन के। ठीक है। तो इस मरतबा डेटा बनेगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर बट डायरेक्शन ऑपोजिट। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस यानी कि F1 बराबर है F2 के और दोनों की दोनों बराबर हैं 10 न्यूटन के। उसके बाद हमें मालूम करना है इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब इनके ऐड करने के बाद क्या आंसर आना चाहिए, और रिजल्टेंट फोर्स को हम जाहिर कर देंगे F से। ठीक है। अब यहाँ पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात हो रही है, और अगर फोर्सेस अनलाइक पैरेलल होती हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो बेसिकली उनके डिफरेंस के बराबर होता है, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। लाइक के लिए सीधा सीधा ऐड करते हैं, अनलाइक के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो फोर्स है 10 और दूसरी फोर्स भी है 10, तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है। तो फोर्स हो जाएगी 0 न्यूटन। कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी इस सिस्टम में, इस केस में। ठीक है जी। तो मैंने कहा था ना, ये समझ लो एक एक्सरसाइज है कि जो है ना आसान सा, अभी आपको वार्म अप किया है। अब आ जाइए ज़रा मुश्किल सवालों की तरफ। एक बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रही हैं अलग अलग एंगल्स पर। ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे फार्मूले के ज़रिए ना। तो डेटा बनाते हैं, फार्मूले के ज़रिए ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहली बात, F1 एक फोर्स अप्लाई हो रही है और वो है 12 न्यूटन, और उसका जो एंगल है θ1 कर देते हैं, वो x एक्सिस पे लग रहा है। और x एक्सिस का मतलब कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री, यानी कि सीधा सीधा फोर्स ऐसे अप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्रीज। फिर इसी तरीके से F2 फोर्स है, दूसरी फोर्स है 8 न्यूटन की, और वो कितनी फोर्स अप्लाई, वो कितने एंगल पर लग रही है, वो लग रही है 45 डिग्रीज पे ना, सीधा सीधा 45 डिग्री है। तो दूसरा जो एंगल है ये हो गया 45 डिग्रीज पे। तीसरी जो फोर्स है 8 न्यूटन की, अच्छा तीसरी भी 8 न्यूटन है, ठीक है, ये भी आ गया 8 न्यूटन। और इस मरतबा y एक्सिस पे फोर्स लग रही है। y एक्सिस का मतलब ऐसे 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है। y एक्सिस का मतलब, y एक्सिस x एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्रीज। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हम जो है ना ध्यान रखेंगे। अब दो बातें मालूम करनी है हमें। फर्स्ट पार्ट में हमें मालूम करना है देयर रिजल्टेंट। तो इनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, तो उसको तो हम F से ही शो कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट है F से शो कर देंगे, और उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। ठीक है जी। डायरेक्शन मालूम करनी है, डायरेक्शन को शो कर देंगे
थीटा से। अब देखो सिंपल सी लॉजिक है, इसको हम उससे भी ऐड कर सकते थे हेड टू टेल रूल से, बट क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, कंपोनेंट्स पता है, तो क्यों ना इस न्यूमेरिकल को हम कंपोनेंट से सॉल्व करें। तो याद रखो स्टेप नंबर 1 हम करेंगे इन तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को मालूम करेंगे और वाई कंपोनेंट को मालूम करेंगे। ये हमारा पहला काम है ना, एक्स कंपोनेंट्स निकालेंगे, वाई कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो पहली बात इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर एक्स कंपोनेंट्स, सबके एक्स कंपोनेंट, फिर एक्स में एक्स को ऐड करते हैं, वाई में वाई को ऐड करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये आ जाएगा F1 का एक्स कंपोनेंट, और क्योंकि एक्स कंपोनेंट है तो फार्मूला बनता है F1 कॉस और एंगल बन रहा है θ1। इसी तरीके से जब आप फार्मूला बनाओगे F2x के लिए तो बनेगा F2 कॉस θ2। जब फार्मूला बनाओगे F3x के लिए तो वो आ जाएगा F3 कॉस θ3। ठीक है ना, हर एक का एंगल पुट करना है, फोर्स पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो बात यह है कि F1 कितना है, F1 है 12 इंटू कॉस किसका मालूम करना है, 0 का। कॉस 0 की वैल्यू याद रखनी है, वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल गिवन भी होगा, आप सॉल्व कर सकते हो। कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो अगर हम 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12 न्यूटन। F1 का एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन के बराबर है, यानी कि टोटली फोर्स लगी एक्स में रही है। F2 8 इंटू कॉस 45 डिग्रीज, 8 इंटू कॉस 45 निकालना है। कॉस 45 0.707 होता है, या 1/√2 होगा। 8 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इट विल बी इक्वल टू 5.6 न्यूटन। और फिर इसी तरीके से F3 की वैल्यू है 8 और हमें लेना है कॉस 90। कॉस 90 0 होता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0 बराबर आ जाएगा 0 न्यूटन के। हमारा स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। स्टेप्स वाइज याद करना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ निकालनी, ठीक है जी। अब आइए वाई कंपोनेंट्स पे। सेकेंड स्टेप, हमें मालूम करने हैं वाई कंपोनेंट्स कितने होंगे। हेड टू टेल रूल ना पेपर में अप्लाई नहीं होता, वरना इस न्यूमेरिकल को मैं हेड टू टेल रूल से ही बता देता। हेड टू टेल रूल पेपर में इतना सही नहीं है, फॉर्मूले यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। तो अब हमें निकालना है F1y, F2y और F3y, ठीक है ना, ये तीनों मालूम करने हैं हमें। अब आएगा फॉर्मूला, y के लिए साइन थीटा आता है, तो F1 साइन थीटा 1, ये हो जाएगा F2 साइन थीटा 2, हो जाएगा F3 साइन थीटा 3। ठीक है, हर एक की वैल्यू लेनी है। F1 था 12, F2 था 8 और इधर भी आएगा 8। क्या वैल्यू बनेगी, ये वैल्यू होती है साइन, और θ1 कितना बन रहा है, θ1 है 0, 45 और 90। ठीक है, इसको याद रखना, 0 और साइन 45 और यहाँ पर आ जाएगा साइन 90। साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ जाएगा 0 न्यूटन। 8 मल्टीप्लाई बाय 0.707 साइन 45 इतना ही आता है, ये हो जाएगा 5.6 न्यूटन। और इसी तरीके से साइन 90 की वैल्यू निकालोगे, साइन 90 बराबर आएगा 1 के, तो आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन के। स्टेप नंबर 1 में सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट, स्टेप नंबर 2 में सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट। तीसरा, टोटल एक्स और टोटल वाई निकालना है। ठीक है, टोटल एक्स कंपोनेंट चाहिए, टोटल एक्स कंपोनेंट और टोटल वाई कंपोनेंट। तो टोटल एक्स कैसे निकलेगा, जो भी हमारे पास फोर्स है उसका टोटल एक्स निकलेगा F1x प्लस F2x प्लस F3x। ठीक है ना, तीनों फोर्सेस का सम कितने कितने थे भाई, F1 F2 F3, 12, 5.6 और 0, 12, 5.6 और 0 कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 17.6 Fx आ गया न्यूटन में। और इसी तरीके से स्टेप नंबर 3 में ही हमें निकालना है टोटल वाई कंपोनेंट, टोटल वाई कंपोनेंट। ठीक है, वाई कंपोनेंट का टोटल करना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, Fy मालूम करना है, वो आ जाएगा F1y प्लस F2y प्लस F3y, इनका टोटल करना है, यानी 0 प्लस 5.6 प्लस 8, तो 0 प्लस 5.6 प्लस 8 बराबर आएगा 13.6 न्यूटन। ये आ गया टोटल वाई कंपोनेंट फोर्स का
वाई कंपोनेंट। ठीक है जी, दो चीज़ें रह गई हैं अब मालूम करने के लिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो सीधा सा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। नंबर 4 स्टेप में मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड, और फिर उसके बाद डायरेक्शन निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए टोटल फोर्स बराबर होती है, टोटल फोर्स बराबर होती है अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का, परपेंडिकुलर फॉर्म में जो ऐड करते हैं। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 17.6 का स्क्वायर प्लस 13.6 का स्क्वायर। स्क्वायर करना है, ऐड करना है और रूट लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर लिख देता हूँ, पहले स्क्वायर करना, फिर दोनों को ऐड करना, फिर रूट लेना। आंसर आएगा 22.2 न्यूटन। ठीक है जी, ये किसका, एक आंसर हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का मैग्नीट्यूड का। और उसके बाद बारी है डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए भी एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और वो आता है फोर्स का y कंपोनेंट डिवाइड बाय फोर्स का x कंपोनेंट। ठीक है जी, ये इधर बता देता हूँ ताकि इसी पेज में आपको सब कुछ नज़र आ जाए। तो इधर आ जाएगा बाद वाला, ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर या लॉग टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ करना है। तो ये आएगा 13.6 डिवाइडेड बाय 17.6। एफ वाई की वैल्यू पुट कर दी, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो इनको डिवाइड करने के बाद आएगा tan इनवर्स 0.77। और अगर आप इसका tan इनवर्स निकालोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 37.5। अदरवाइज़ आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक मुश्किल न्यूमेरिकल था। वजह यह है कि पेपर में आपको इसी मेथड से करना है, जो हमारा दूसरा तरीक़ेकार है हेड टू टेल रूल पेपर के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब आपको न्यूमेरिकल आसान लगेंगे क्योंकि सबसे मुश्किल जो है वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं। डेटा बनाते हैं, एक गार्डनर है वो ड्राइव कर रहा है लॉन मूवर। लॉन मूवर वो घास काटने वाली जो मशीन होती है ना, वो मूव कर रहा है और फोर्स अप्लाई कर रहा है 80 न्यूटन। तो सबसे पहले हमें फोर्स गिवन है, फोर्स यानी कि F कितने न्यूटन है, 80 न्यूटन। और कितना एंगल बना रही है वो फोर्स, मेक्स एन एंगल ऑफ 40 डिग्रीज। जो थीटा बन रहा है वो बन रहा है 40 डिग्रीज। ठीक है जी, तो दो बातें मालूम करनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कहते हैं Fx, वर्टिकल कंपोनेंट को हम कहते हैं Fy। यानी कि हमें Fx और Fy मालूम करना है। ठीक है, अच्छा फिर वही बात है, पेपर में या तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो खैर गिवन ही होता है, नहीं तो कभी कभार वैल्यूज़ भी गिवन होती हैं। तो अगर वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो cos 40 और sin 40 की वैल्यू गिवन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे sin 40 डिग्रीज जो है ना, sin 40 ये गिवन होगा आपको। sin 40 बराबर होता है 0.642 के, तो ये गिवन होगा। और इसी तरीके से cos 40 भी गिवन होगा जो होता है 0.766। तो मैं दोनों तरीक़ों से आपका माइंड प्रिपेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये गिवन हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकालना पड़े। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल। एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना है। एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के। ऐसे कर लेते हैं, एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के। तो एफ की वैल्यू तो वही है जो गिवन है 80। एक मरतबा लिखना है cos 40 और एक मरतबा उसको सॉल्व करना है फॉर sin 40। और मैं बता रहा हूँ वैल्यूज़ आमतौर पे गिवन ही होती हैं। तो 80 को मल्टीप्लाई करना है cos 40 से, cos 40 यानी कि 0.766। 80 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 61.2 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास x कंपोनेंट का आंसर। ठीक है, 61.2 न्यूटन। इधर आएगा 80 और sin 40 कितना होता है, sin 40 होता है 0.642। 80 इंटू 0.642 ये होता है 51.36 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास y कंपोनेंट। ठीक है जी, तो अब ये आसान वाले न्यूमेरिकल हैं, सिर्फ x कंपोनेंट निकाला, y कंपोनेंट निकाला, या कंपोनेंट से वेक्टर्स को ऐड करना होगा। ठीक है जी, चलें अगले सवाल पर। नंबर 4 का बी पार्ट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने हैं फोर्स के 3 और अच्छा गिवन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स एक फोर्स के गिवन है 4 न्यूटन है और
3 न्यूटन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है, डायरेक्शन भी मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आज बताया है उसमें हम इससे ज़्यादा मुश्किल सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन चलिए देखते हैं फिर से। सबसे पहली बात, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट गिवन है। तो जो पहला कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि एक्स कंपोनेंट 4 न्यूटन के बराबर है। और दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम एफ वाई कहते हैं, वो 3 न्यूटन के बराबर दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल पहले, वर्टिकल बाद में। अच्छा जी, पहले पार्ट में रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो रिजल्टेंट फोर्स को एफ से शो करते हैं हम लोग, आर से भी कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ, इनका रिजल्ट कितना आएगा, और दूसरी बात वो जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और डायरेक्शन का मतलब होता है कि थीटा क्या होगा, वो मालूम करना है। तो दो कंपोनेंट से अगर मुझे वेक्टर को फाइंड करना है तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, f बराबर होता है अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। दोनों जो भी कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, रूट लेना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 5। इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो बराबर आएगा 5 न्यूटन के। उसके बाद जब डायरेक्शन निकालनी होती है, डायरेक्शन का ही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। डायरेक्शन होती है tan इनवर्स, पहले थीटा लिख देते हैं क्योंकि थीटा फाइंड करना है। थीटा बराबर आता है tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स से एंगल पता लग जाता है। tan इनवर्स एफ वाई की क्या वैल्यू है, एफ वाई की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4, तो 3 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 4 बराबर होता है tan इनवर्स 3 की वैल्यू, 3/4 की वैल्यू 0.75। tan इनवर्स निकालेंगे आप 0.75 का, यह आएगा 36.8 डिग्रीज। सो दो चीज़ें मालूम करनी थी, मैग्नीट्यूड मालूम करना था, डायरेक्शन मालूम करनी थी, तो दोनों के आंसर आ गए। टोटल फोर्स आ गई 5 न्यूटन और एंगल आ गया 36.8 डिग्रीज। क्वेश्चन 5 का बी पार्ट टॉर्क से रिलेटेड है, आसान सा न्यूमेरिकल डेटा बनाते हैं। एक स्पैनर है, पाना है जिसकी लंबाई दी गई है 3 मीटर के बराबर। एक पानी की लंबाई 3 मीटर है और वो प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क 3 न्यूटन मीटर के। डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर लेंथ क्या होगी अगर हम चाहते हैं कि टॉर्क को 500 कर दें, 300 से बढ़ा के 500 कर दें विद सेम अप्लाइड फोर्स, तो यकीनन लेंथ ऑफ स्पैनर आपको बढ़ानी पड़ेगी। पहली बात, ये जो हमारे लेंथ की ऑफ स्पैनर है ना, पानी की लंबाई है, ये मोमेंट आर्म कहलाता है टॉर्क के मामले में। मोमेंट आर्म जिसे हम डी से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। और टॉर्क कितनी है, टॉर्क की वैल्यू बराबर है 300 न्यूटन मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें मालूम करना है कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, एफ मालूम करना है। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अब क्या लेंथ होगी स्पैनर की, लेंथ ऑफ स्पैनर। सेकंड पार्ट में अलग है लेंथ, डी से ही जाहिर कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। पार्ट दूसरा है। और टॉर्क हम कितनी करना चाह रहे हैं, टॉर्क हम चाह रहे हैं कि वो हो जाए 500 न्यूटन मीटर, और फोर्स उतनी होगी जितना कि फर्स्ट पार्ट के अंदर होगी। तो जस्ट 2 बार टॉर्क का फार्मूला अप्लाई करना है। और कैसे पता चला टॉर्क का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में टॉर्क की बात हो रही है। टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो टॉर्क कितनी है, टॉर्क है हमारे पास 300, एफ मालूम करना चाह रहे हैं, और डी है 0.3। तो हमें क्या करना है, एफ़ को अलग करना है। एफ़ को अलग करेंगे तो 300 के साथ 0.3 जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी। सो क्या कितना बना, 300 डिवाइड बाय 0.3, एफ आ जाएगा 1000 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट में ये मालूम करना था फोर्स कितनी अप्लाई होगी, तो 1000 न्यूटन होगी। अब इसी फोर्स से अगर मैं टॉर्क ज़्यादा बनाना चाह रहा हूँ, 500 बनाना चाह रहा हूँ, तो बताइए डी कितना होगा।
फॉर्मूला सेम है, टी टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो फोर्स वही है 1000, डी नया मालूम करना है और टॉर्क इस मरतबा 500 है। तो डी की वैल्यू बराबर आ जाएगी 500 के साथ 1000 जाके डिवाइड हो जाएगा, डी को यहीं रखा और ये 1000 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 500 डिवाइड बाई 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 डिवाइड बाई 10 बराबर होता है 0.5 मीटर्स के। तो अगर मैं चाहता हूँ उसी फोर्स के साथ टॉर्क बढ़ जाए तो यकीनन मुझे लंबाई बढ़ानी पड़ेगी स्पैनर की। पहले स्पैनर की लंबाई 0.3 थी और अब मुझे उसकी लंबाई बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी, 0.5 मीटर के बराबर। नेक्स्ट 6 का बी पार्ट, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसको सपोर्ट किया गया है एट इट्स सेंटर, बैलेंस्ड बाय 2 फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। ऐसा केस है, सेंटर से हमने इसको किसी तरीके से सपोर्ट करा और सपोर्ट करने के बाद हमने क्या करा कि हमने कहा 2 फोर्सेस हैं, एक 12 न्यूटन है और एक है 20 न्यूटन। यहाँ से कर देते हैं 12 और यहाँ से कर देते हैं 20 न्यूटन। अगर 20 न्यूटन को प्लेस किया गया है 3 मीटर पे, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस है 3 मीटर्स। तो सवाल ये है कि कितनी दूर होगी 12 न्यूटन की फोर्स, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा। लेट से अगर इसको F1 कर देते हैं तो D1 कितना होगा, इसको F2 कर देते हैं तो ये D2 गिवन है। फर्स्ट पार्ट में तो ये है। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि अगर यही वाला सेटअप है और इस सेटअप के अंदर ये जो हमारी फोर्स थी 20 न्यूटन वाली, 20 न्यूटन वाली को उसको 4 मीटर पे ले गए, पहले 3 मीटर पे लग रही थी, अभी 4 मीटर पे ले गए, थोड़ा सा दूर ले गए। तो अब इसका फासला हो गया मिसाल तौर पे 4 मीटर, D2 बराबर हो गया 4 मीटर के। तो सवाल ये है कि जो फोर्स थी 12 न्यूटन वाली, जो 12 न्यूटन वाली फोर्स थी उसको हम किस फोर्स से रिप्लेस कराएंगे, यानी कि यहाँ से जो भी फोर्स अप्लाई होगी ना, इधर की जो भी फोर्स अप्लाई होगी वो D1 फासले पे ही रहेगी, लेकिन वो फोर्स कितनी होगी ये हमें मालूम करना है F1। उसी फासले से अब कितनी फोर्स लगाएं कि वो 4 मीटर के फासले वाली फोर्स को भी बैलेंस कर पाए। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो गए तो अभी दोबारा समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। डेटा बना लेते हैं पहले। सबसे पहले डेटा के अंदर हमें फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, F1 है और F2 है। F1 कितना है, F1 है 12 न्यूटन और F2 कितना है, F2 है 20 न्यूटन। और पहले वाले पार्ट में इनके डिस्टेंसेस हैं, D1 जो है हमें मालूम करना है और D2 जो है वो गिवन है 3 मीटर के बराबर। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट तो यही है 1 वाले में। सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं, सेकंड वाले में कह रहे हैं कि F2 जो है वो अब 4 मीटर पर है, यानी F1 हमें मालूम करना है और F2 जो है वो 20 न्यूटन ही है, लेकिन वो 3 के बजाय 4 मीटर पे लग रही है। ठीक है, और D1 कितना होगा, D1 उतना ही होगा जितना कि फर्स्ट पार्ट में आंसर आएगा। ठीक है जी। सोल्यूशन, सबसे पहली बात यह है कि क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो जो टॉर्क एक तरफ लग रहा होगा दूसरी तरफ वाला टॉर्क बराबर आएगा, एक तरफ लगने वाला टॉर्क बराबर होगा दूसरी तरफ लगने वाले टॉर्क के, यानी कि F1 इंटू D1 हमेशा बराबर आएगा F2 इंटू D2 के। ठीक है, दोनों बराबर आएंगे। तो सबसे पहली बात F1 कितना है, F1 है 12, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 12 इंटू D1 कितना है, D1 मालूम करना है, इज इक्वल टू 20 और D2 कितना है, D2 है 3 मीटर, ये गिवन है। तो रीअरेंज कर लेते हैं, हमें D1 की वैल्यू चाहिए तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कराएंगे। ठीक है जी, तो क्या बनेगा ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 12, 60 को डिवाइड कराना है 12 से, यानी कि D1 आ जाएगा। सो कैंसिलेशन करो, ये आ जाएगा 5 मीटर्स। इसका मतलब ये वाली जो फोर्स थी D1 वाली, इधर लिख भी देता हूँ, जो D1 वाली फोर्स थी वो एक्चुअली 5 मीटर पे होनी चाहिए थी और अब भी D1 5 मीटर ही रहेगा और हमें उसका F1 नया वाला निकालना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या चेंज है, सेकेंड पार्ट में अभी वही बात है, टॉर्क 1 टॉर्क 2 बराबर है, टॉर्क 1 टॉर्क 2 बराबर है, यानी कि F1 इंटू D1 अब भी किसके बराबर है,
F2 इंटू D2 के, लेकिन इस मरतबा F1 हमें मालूम करना है। F1 इंटू D1 उतना ही जो फर्स्ट पार्ट में आंसर आया 5 इज इक्वल टू F2 वही 20 है और D2 का फासला चेंज हो चुका है, 3 मीटर के बजाय वो 4 मीटर पे चला गया है। सो F1 इज इक्वल टू 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। 20 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 80 और 80 को डिवाइड कराएंगे 5 से, आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन। तो अब ज़रा एक बात आपने समझनी है, पहले इधर की 3 मीटर पे रखी हुई थी 20 न्यूटन वाली और 12 वाली 5 पे रखी हुई थी, ठीक है। अब 20 वाले को हमने थोड़ा सा इधर खिसका दिया, यानी कि 4 मीटर पे कर दिया। अब 5 मीटर से यकीनन हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी टॉर्क को बराबर करने के लिए, तो हमारी फोर्स 12 न्यूटन से बढ़ के 16 न्यूटन हो जाएगी, जो कि इस आंसर में आया है ना। 2 क्वेश्चंस थे, दोनों का आंसर आ गया। पहले मालूम करा ऊपर वाले केस में, फिर दूसरे वाले केस में। क्वेश्चन नंबर 9, एक मैकेनिक यूज़ कर रहा है डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नट। नट को खोलने के लिए 2 तरफ होता है, वो डबल आर्म स्पैनर कहलाता है। दोनों हाथों से फोर्स लगाते हैं। आपने देखा होगा जब टायर वगैरह चेंज करते हैं, कार के या बाइक का पंचर हो जाता है, तो वो एक पाना होता है जिसको दोनों हाथों से घुमा के खोला जाता है, उसकी बात की जा रही है। तो डबल आर्म स्पैनर अप्लाई करा और फोर्स अप्लाई करी उसने दोनों तरफ 15 न्यूटन की। 2 फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ पर नट है ना, इधर कहीं पे नट है, ऐसे करके ये कहीं पे नट बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। तो उसको दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करके घुमाया जा रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से फोर्स कितनी लग रही है, एक तरफ से लग रही है 15 न्यूटन और दूसरी तरफ से भी कितनी लग रही है 15 न्यूटन। तो F से ही शो करते हैं। और टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है 60 न्यूटन मीटर के बराबर। अब सवाल ये है पहले वाले पार्ट में कि लेंथ ऑफ मोमेंट आर्म कितनी होगी। तो मोमेंट आर्म की लंबाई बतानी है। मोमेंट आर्म जिसको हम डी से शो कर सकते हैं, डी से शो कर देते हैं। डी है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, जहाँ पे हम लोग फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में कह रहे हैं अगर हम चाहते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, सेकंड पार्ट के अंदर जो टॉर्क है वो हो जाए 80 न्यूटन मीटर। तो अब सवाल ये कि इसी स्पैनर से हमें फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा जो है ना वो चेंज हो गया, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि स्पैनर की लंबाई तो सेम ही रहेगी, लेकिन अगर ज़्यादा टाइट नट है, ज़्यादा टॉर्क लगानी है, तो फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, कपल का फॉर्मूला, टॉर्क बराबर होता है F इंटू डी के, लेकिन इस मरतबा डी मोमेंट आर्म नहीं होता, बल्कि डी होता है डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, जो कि बेसिकली स्पैनर की लेंथ के बराबर है। फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो टॉर्क है 60, फोर्स लगा रहे हैं 15 और डी मालूम करना है। तो 60 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू डी। तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर्स के बराबर। अब स्पैनर की लंबाई तो हम चेंज नहीं कर सकते, यकीनन अगर कोई नट ज़्यादा टाइट है तो हमें उसको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। सेम फार्मूला, टॉर्क इंटू एफ इंटू डी। सेकेंड केस के अंदर टॉर्क 80 लगाना पड़ेगा, डी को चेंज नहीं कर सकते, डी वही 4 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे, एफ़ की वैल्यू को अलग करेंगे। एफ़ आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 4 और 80 डिवाइड बाई 4 बराबर होता है, जिसको कैंसिल कर दो, एफ़ इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन। तो पहले कितनी फोर्स लगानी पड़ रही थी, पहले फोर्स लगानी पड़ रही थी हमें 15 न्यूटन की, और अब लगानी पड़ेगी 20 न्यूटन, क्योंकि टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस कराना है। ठीक है जी, अब आ जाओ आखिरी सवाल पे। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसको बैलेंस किया गया है 30 मीटर मार्क पे। सही है भाई, स्केल के ऊपर निशानात लगे होते हैं ना, तो 0, 10 और 20, 30 से हमने उसको बैलेंस करा है। 40, 50, 60, 70, 80, 100 तक जाएगा। ठीक है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके कुछ जा रहा है। तो उसको हमने बैलेंस करा है 30 सेंटीमीटर के मार्क पे, और एक तरफ हमने लोड लगा दिया है 0.8 न्यूटन का, और वो 0 पे लगाया है ना, जो स्केल का 0 होता है, यानी कि उसका जो फासला होगा वो 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 30 से हमने बैलेंस करा था, इसको 0 पे लगाया, तो यकीनन इसका फासला, लेट से इसको F1 कर देते हैं, डेटा ही बना लो साथ साथ। इस वाली फोर्स को कर देते हैं F1, W1,
तो ये W1 जो है सॉरी F1 या W1 भी कह सकते हैं, लोड है ना, ये आ जाएगा 0.8 न्यूटन। और इसका जो फासला है ना D1 वो है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि उसे 30 सेंटीमीटर फासले पे हमने लगाया है जो मोमेंट आर्म होता है। इसके अलावा जो वेट है वो यकीनन सेंटर से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है। तो दूसरी जो फोर्स है उसको हम कर देते हैं W का नाम देते हैं, जो बेसिकली हमें मालूम भी करना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूल। और उसका जो फासला है वो कितना बनता है, मूवमेंट आर्म का मतलब होता है फिक्स्ड पॉइंट से लेके, यानी कि O से लेके C तक का फासला। ये जो फासला है ना, ये है O से लेके A तक का फासला, और ये जो फासला होगा ये होगा O से लेके C तक का फासला। और यकीनन O से लेके C तक का फासला बराबर होगा 20 सेंटीमीटर के। क्यों, बात समझ रहे हो? ये जो C है ये 50 सेंटीमीटर वाले फासले पर है, और O जो है ये 30 पर है, तो दोनों के दरमियान का फासला 50 माइनस 30 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक और चीज़ लिखी हुई है, एट व्हाट पॉइंट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक यूनिफॉर्म रूल है, मीटर रूल है, 1 मीटर का स्केल है यूनिफॉर्म, तो यकीनन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में ही होगा। तो हम बताएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 50 सेंटीमीटर के मार्क पे। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मीटर रूल है, कहीं से हल्का कहीं से भारी नहीं है, यूनिफॉर्म है स्केल, तो यकीनन जो सेंटर होगा वो ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। नाउ इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, दोबारा से अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कैसे अप्लाई होता है, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो बराबर होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। जो पहला टॉर्क है वो दूसरे टॉर्क के बराबर होना चाहिए। पहले टॉर्क के लिए बनेगा F1 इंटू D1, और दूसरे टॉर्क में हमने F2 नाम नहीं दिया बल्कि हमने उसको वेट का नाम दे दिया, और उसके फासले को हम D2 कहेंगे। F1 हमने 0.8 न्यूटन का हैंग करा है और उसी का फासला 30 सेंटीमीटर है। वेट मालूम करना चाह रहे हैं, और D2 जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो W की वैल्यू को अलग करेंगे, 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ जाके डिवाइड होगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 20। तो W का आंसर कितना आएगा, W का आंसर बराबर आ जाएगा, ऊपर की सॉल्व किया 0.24 डिवाइड बाय कितना बना, ये हो गया 0.8 इंटू 30 और डिवाइड बाय 20, ये आ जाएगा 1.2 न्यूटन की। ठीक है, कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हो गए सारे के सारे न्यूमेरिकल, और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के। आई होप समझ में आ गए होंगे। परेशानी है तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, मैं उधर भी रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।